आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, गुड इवनिंग। 3 जनवरी सोमवार का दिन है और मैं हूं नितिन ठाकुर। आप सुन रहे हैं दिन भर। मन था कि आज नए बरस के पहले दिन भर में कुछ अलग खबरों से शुरुआत की जाए, लेकिन आजकल जो है दिन बदलते हैं, हालात वही रहते हैं। हर 2-3 दिन के अंतराल पर लगभग डबल होते कोविड नंबर्स। क्या लॉकडाउन या फिर इसी तरह की पाबंदियों की आहट देने लगे हैं? अगले 15-20 दिन बाद डेली कितने कोविड केसेस आ सकते हैं और हम उस लिहाज से कितने तैयार हैं, ये एक्सपर्ट से पूछेंगे। बात होगी भारत के अनन्य और जघन्य पड़ोसी चीन की। प्रोपेगेंडा के उस्ताद चीनी सरकारी मीडिया का दावा है कि 1 जनवरी के दिन चीन ने गलवान घाटी में अपना राष्ट्रीय झंडा लहराया। जानेंगे कि हकीकत क्या है और फसाना क्या। बात ब्राह्मण मतदाताओं की, जिनको यूपी में अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने राउंड एंड राउंड मीटिंग की। अब समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम और उनके फरसे का सिंबॉलिक इस्तेमाल करके ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुटी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रयास कितना कारगर है और क्या ब्राह्मण मतदाता समाजवादी पार्टी से कनेक्ट कर पाएंगे, समझेंगे। और आखिर में बात बुल्ली बाई ऐप की, जिसके जरिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें साझा कर एक नीलामी लगाई गई। अब ये ऐप तो बंद कर दिया गया, लेकिन इस केस में फिलहाल पुलिस जांच का अपडेट क्या है और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो जांच का हिस्सा हैं, समझेंगे सब कुछ। लेकिन सबसे पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस खुशबू कुमार से। मुंबई में 10वीं से 12वीं के अलावा सभी क्लासेस 31 जनवरी तक ऑनलाइन चलेंगी। 15+ स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीन जरूरी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या, सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा ऐलान, पंजाब में बनी कांग्रेस सरकार तो महिलाओं को मिलेगा 2000 रुपए प्रति माह। पीएम मोदी बुधवार को रखेंगे दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की नींव। वैष्णो देवी धाम पहुंचने का समय रह जाएगा आधा। यूपी के मुरादाबाद में कल रैली को संबोधित करेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित, लीलावती अस्पताल में भर्ती। दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़ी, साल के आखिरी महीने में 7.91% पर पहुंची। सीएमआईई की रिपोर्ट में दावा। पाकिस्तान ने सार्क सम्मेलन के लिए भारत को न्योता भेजा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत को आमंत्रित करने की दी जानकारी। और ट्विटर पर कोरोना को लेकर गलत सूचना फैलाने पर अमेरिकी सांसद का अकाउंट हुआ बैन। ये है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। पिछले 2 बरस के दौरान अंग्रेजी भाषा में बहुत से अलबेले नए शब्द जुड़े, पुराने शब्दों को नए मायने मिले। जैसे कोरोनियल्स, वे बच्चे जो कोविड पेंडेमिक के दौरान मां की गर्भ में आए या जिनका जन्म हुआ, कोरोनियल्स कहलाए। ऐसे ही कोविडियट, जिन्होंने कहा कि हम कोरोना वोरोना मन में नहीं करते हैं, दुनिया ने उन्हें कोविडियट कहा। एक और शब्द था लॉकडाउन, पहले ही से डिक्शनरी में मौजूद, लेकिन 2020 में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर कहा इसे। खूब कहा सुना गया। कोविड के नंबर्स जैसे ही बढ़ते, लॉकडाउन लगाने और कम होते ही अनलॉक की बात हुई। 2021 के आखिर तक आते आते नंबर्स काफी नीचे चले गए, लेकिन फिर ओमिक्रॉन की आहट हुई और अब पूरा सिनेरियो बदल गया है। 28 दिसंबर को जो मामले 9000 के आसपास थे, 2 दिन बाद 30 को 17,000 के करीब दोगुने हो गए। आज 3 दिन बाद ये नंबर्स 34,000 के करीब हैं। 2-3 दिनों में नंबर्स का डबल होना चिंताजनक है और इसमें मेजर चंक बड़े शहरों का है, यानी कि जैसे दिल्ली। 2 जनवरी को यहां पर 4100 नए मरीज मिले हैं। ऐसे में जो रेस है ओमिक्रॉन की, फिलहाल अब से 15-20 दिन बाद या फिर महीने भर बाद किस तरह की कोविड सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, ये मैंने पूछा इंडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट, वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइंसेज डिपार्टमेंट में प्रोफेसर गगनदीप कांग से। बिल्कुल, जो हमने साउथ अफ्रीका में देखा था कि ये ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ गया था और तेजी से कम भी हो गया था, तो हमें दिल्ली में भी ऐसा ही होने की आशा है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में देखा गया था कि केसेस बहुत सारे थे, हॉस्पिटलाइजेशंस कम थी और जो मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु हुई थी ओमिक्रॉन के वजह से, वो बहुत ही कम थी। जैसे कि उन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लहर को कंपेयर किया था और चौथी लहर में केसेस सबसे ज्यादा थे पर मौत सबसे कम थी। ये क्यों हो रहा है? शायद वैक्सीन के वजह से, शायद
पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका में ज्यादा बुजुर्ग लोग नहीं हैं या ज्यादा लोगों को पहले इन्फेक्शन हो गई है। मैडम, क्या पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिविटी रेट जो अचानक से बढ़ा है, क्या इससे हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है? अगर हम देखें कि पहली लहर में क्या हुआ था और दूसरी लहर में क्या हुआ था, पहली लहर में तो वैक्सीन थी ही नहीं, और दूसरी लहर में जब तक दूसरी लहर आ पहुंची हमने सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी थी। अब हम तीसरी लहर को देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के साथ क्या होगा, और यहाँ पे ये देखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को दूसरी लहर में इन्फेक्शन हो गई है, बहुत सारे लोगों को अब वैक्सीन मिल गई है। तो अगर हम टेस्ट पॉजिटिविटी रेट देखें तो ये सही मार्कर नहीं रहता है। पहली दो लहरों में तो ठीक था, पर तीसरी लहर में हमें हॉस्पिटलाइजेशंस को देखना चाहिए। इस ओमिक्रॉन के वजह से कितने लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, और जब हम हॉस्पिटलाइजेशंस भी देखते हैं तो देखना चाहिए कि बहुत सारे राज्य हैं जो जब भी ओमिक्रॉन का टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है तो लोगों को अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। हमें उन हॉस्पिटलाइजेशंस को देखना चाहिए जो ओमिक्रॉन के वजह से हैं, जिन लोगों को बीमारी हुई है और वो अस्पताल गए हैं। आजकल ये जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट चल रहा है ये एक अच्छा इंडिकेटर है, पर इसे अकेले देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि तीसरी लहर कैसी होगी। गगनदीप जी, दिल्ली सरकार ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत ये विचार कर रही है कि अगर पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 5% के ऊपर 2 दिन से ज़्यादा रह जाता है तो वो कड़ी पाबंदियों की ओर बढ़ेंगे और कुछ एक ढील के साथ एक तरह का टोटल कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या लॉकडाउन भी एक संभावना है नंबर की बढ़ोतरी के लिहाज से? हम जानते हैं समाधान नहीं है ये, लेकिन अगर पॉजिटिविटी रेट हमारे थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता है तो क्या अस्पतालों पर भार कम करने और ट्रांसमिशन की रफ्तार को टालने के लिए लॉकडाउन या कहें कोई कर्फ्यू एक ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन तो रहता है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि ओमिक्रॉन ऐसा एक वेरिएंट है जो री-इन्फेक्शंस करने के काबिल है। तो री-इन्फेक्शंस, अगर बहुत सारी री-इन्फेक्शंस हो रही हैं उन लोगों में जिनमें पहले इन्फेक्शन हुई है या जिनको वैक्सीन मिली है, हम देखेंगे कि ज्यादातर इन्फेक्शंस एसिम्प्टोमेटिक रहेंगी, और यही दिखाई दे रहा है कि जो केसेस अभी नोटिफाई किए जा रहे हैं ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ओमिक्रॉन के साथ गंभीर बीमारी नहीं होगी, पर नंबर्स इसके कम रहेंगे, और हमें देखना चाहिए कि जब हॉस्पिटल्स पर भारी लोड हो जाए तब हमें लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए। और अभी तक जो देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स अभी तक भरे नहीं हैं और कुछ राज्यों में भर रहे हैं। उसका कारण ये है कि सभी ओमिक्रॉन केसेस वहां भर्ती कर दिए जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। WHO चीफ ने कहा कि अगर हम साथ मिलकर लड़ें तो संभव है कि 2022 कोविड-19 का आखिरी साल हो सकता है। ये प्रेडिक्शन कोई कर सकता है क्या अभी? क्योंकि वायरस का प्रोग्रेशन जिस तरह से है, कोई बता सकता है कि कब कोई वायरस एकदम कमजोर होने की तरफ अब बढ़ रहा है? जो WHO के चीफ ने कहा है ये सही है कि अगर हम सब साथ लड़ें तो पैंडेमिक सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं, नए वेरिएंट्स को कम कर सकते हैं, पर SARS-CoV-2 को हटा नहीं सकते। उसके साथ हम कैसे जी सकते हैं ये देखना पड़ेगा, और जितना हम साथ वैक्सीन्स इस्तेमाल करते हैं, जितने जो ड्रग्स आते हैं, टेस्ट्स आते हैं, वो सभी जगह अगर मिल जाएं तो ये संभव है कि 2022 में पैंडेमिक को खत्म कर सकते हैं।
पर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि एंडेमिक डिजीज को हम कैसे का सामना हम कैसे करें। नए साल पर चीन चाहे जितनी मिठाइयां बॉर्डर पर बांट ले, लेकिन अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आता। अब तक शायद आपने वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें चीन अपने कब्जे वाली गलवान घाटी में झंडा फहरा रहा है। 1 जनवरी को यह भड़काने वाली कार्रवाई चीनी सिपाहियों ने की। इसके बाद चीन की प्रोपेगेंडा मशीन अपने काम में लग गई, वीडियो खूब फैलाया और चीन के सरकारी मीडिया से जुड़े शख्स ने ट्वीट करके बताया कि गलवान में उसी झंडे को फहराया गया है जो कभी थियानमेन चौराहे पर फहराया गया था। इस सारी कवायद का पूरा मकसद बस वही है, गलवान पर दावा ठोकना। सरहद पर हुई इस हरकत का असर दिल्ली तक हुआ, जहां विपक्षियों ने मोदी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हल्ला बोला और पूछा कि चुप्पी कब तोड़ेंगे आप। इस घटना पर हमने बात की बेंगलोर के तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में चाइना स्टडीज पढ़ाने वाले मनोज केवल रमानी से। मनोज, वीडियो कितना भरोसे के काबिल है और सरकार क्यों नहीं स्थिति साफ करती? जी, मेरे हिसाब से हम ये वीडियो को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये चाइना के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पार्ट का हिस्सा है और जहाँ तक अगर आप देखें जो ग्लोबल टाइम्स है वो एक ऑर्गन है जो एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा, जो बाहर के प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है, जिसका काम है बाहर का प्रोपेगेंडा करना और जिसका ये भी काम है कि वो जहाँ पे हिट्स, लाइक्स, व्यूज़ निकाल सकता है वहाँ वो निकालेगा। उससे उसका डोमेस्टिक रेलेवेंस रहता है, उसके घर पे उसको एक तरह से महत्व मिलता है। तो मेरे हिसाब से हमें इन चीज़ों के बारे में ये जो वीडियो है इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है कि अगर उन्होंने ये फैलाया है तो ये अपनी जहाँ पे चाइनीज़ पोजीशंस है गलवान वैली की तरफ, उस तरफ वहाँ पे उन्होंने किया है ये, और उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो उनकी मर्जी है, उन्हें फैलाना है फैलाए। पर जो मैसेज है ब्रॉडर, वो मैसेज ये है कि भाई जहाँ तक भारत की तरफ जो बाउंड्री है भारत और चीन की, उस पर जो तनाव है वो बना रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही सीरीज ऑफ कदम उठाए गए हैं एक के बाद एक, जिनसे हमें लगता है कि ये बात तनावपूर्ण रहेगी, चाहे अगर आप डिसएंगेजमेंट भी अभी कर दे तो। सीमा पर गांव बसाना, फिर 15 इलाकों के नाम बदल देना, अब झंडा फहराना, क्या चीन एक स्ट्रेटेजी के तहत भारत को उकसा रहा है? मतलब पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या कोई पैटर्न है, किसी लार्जर मोटिव के तहत चीन ऐसा कर रहा है? देखिए, जहाँ तक भारत और चीन की जो बाउंड्री है, डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, जहाँ पे ये तनाव चल रहा है, अगर आप देखें एक सीक्वेंस में बहुत सारे कदम लिए गए हैं। एक तरफ ट्रूप बिल्डअप हुआ है, दोनों तरफ से सेनाओं का बिल्डअप हुआ है, दूसरी तरफ से चाइना की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, भारत की तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तीसरी तरफ है फॉरवर्ड पोजीशंस पे दोनों साइड पे ट्रूप खड़े हुए हैं, चौथी तरफ अगर आप देखें तो चाइना की तरफ से उन्होंने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, प्री फैब्रिकेटेड टेंट्स बनाए हैं, हाउसिंग बनाई है, वो एक्लेमेटाइजेशन कर रहे हैं ताकि सोल्जर्स बॉर्डर पे रह सके। उन्होंने एक नया लैंड बॉर्डर लॉ पास किया है जो जनवरी 1 से इफेक्ट में आया है, जो कहता है कि भाई हमारी जो सीमा है वो इनवायलेबल है, सेक्रेड है। तो जो जो एक एक करके जो इन्होंने कदम उठाए, उससे हमें पता चल रहा है कि चाहे आप लद्दाख में कल डिसएंगेजमेंट कर दे, उसके बावजूद जो भारत और चीन की सीमा है उस पर जो तनाव है वो बना रहेगा। चाइना ने अपनी तरफ से एक बात कही है कि हमारी जहाँ तक, जैसे अभी उन्होंने अरुणाचल का जो मैप निकाला है और जो कुछ नए जगहों के नाम दिए हैं, ये नई चीज़ नहीं है, ये उन्होंने पहले भी किया है, पर धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। जो उन्होंने विलेजेस बनाए हैं, वहाँ पे सेटलमेंट्स की है, वो सेटलमेंट्स एक परमानेंट चेंज ऑफ सिचुएशन हो गई है ग्राउंड पे। तो जब वो बात ही बदल गई है, तो जब आप निगोशिएट करने जाएंगे कि चलिए बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, तो एक प्रिंसिपल ये होता है कि सेटल्ड पॉपुलेशन को आप ना हिलाए, तो वो प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो इसलिए वो जगह आप वापस लेना चाहे, आप भारत बोले कि भाई हमारे सीमा में आती है जगह, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चेंजिंग ऑफ फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है, चाहे ये नाम देना, चाहे विलेज बनाना, चाहे ये न्यू बॉर्डर लॉ पास करना, ये एक ओवरऑल स्ट्रेटेजिक व्यू दिखाता है बाउंड्री की तरफ। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आने वाले सालों में चाहे आप कितना भी अभी डिसएंगेज कर ले, तनाव जो है भारत और चीन की सीमा पे वो बना रहेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की कोशिश से साफ है कि इस बार का एजेंडा भी जाति के इर्द गिर्द ही बुना जा रहा है, और यूपी में तो वैसे भी जातीय समीकरण साधे बिना सत्ता मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है।
इस कड़ी में राजनीतिक दलों की नजरें हैं ब्राह्मण वोटर्स पर। बीते एक साल से तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार की कुछ कार्रवाइयों का हवाला देकर भाजपा को ब्राह्मण विरोधी बताने में जुटी हुई हैं। अखिलेश हो या कांग्रेस समय समय पर इस तरह के बयान देते रहे हैं। पिछले दिनों बसपा ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश की थी और अब इस सुर में सुर मिलाया है अखिलेश यादव ने। कल राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में लगाई गई भगवान परशुराम की मूर्ति और 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण हुआ है। अखिलेश ने इस अनावरण कार्यक्रम के दौरान कहा कि इतिहास जानता है, ब्राह्मण वोटर्स जिसके साथ रहते हैं सरकार उसकी ही बनती है। इस बार ब्राह्मण सपा के साथ हैं। भाजपा ने ब्राह्मणों को परेशान किया है। संख्या में ब्राह्मण समाज भी समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देने आया है और हम भविष्य में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से परशुराम जयंती के लिए छुट्टी थी वो दोबारा होगी और संस्कृत के जो शिक्षक थे, जो पाठन का कार्यक्रम होता था, यूनिवर्सिटी थी, जो तमाम समाजवादियों ने काम किए थे, जो इस सरकार ने रोके, भविष्य में बजट दे करके अगर हमें संस्कृत के अध्यापकों का सम्मान करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में होगा। तो 10% वोट की ताकत रखने वाले ब्राह्मण समाज को अखिलेश लुभा तो रहे हैं। सवाल है कि ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने की ये जो कोशिशें हैं वो कितनी कामयाब होंगी। हमने बात की आज तक .in में सीनियर जर्नलिस्ट और यूपी की राजनीति को लंबे अरसे से लिखने पढ़ने वाले कबूल अहमद से। देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का चुनाव में इस बार जो सबसे बड़ा वोट बैंक के तौर पे जिसे सारी पार्टियां, अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि बसपा भी और बीजेपी भी जो कोशिश कर रही है वो ब्राह्मण वोटों के लिए को ही कोशिश कर रही है साधने की। तमाम कोशिशें हो रही, तमाम तरह से हो रही हैं। ऐसे में जो ब्राह्मण वोटर है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले 3 दशकों से ब्राह्मणों का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। 2017 में ब्राह्मणों के मुख्यमंत्री बनने की एक उम्मीद थी, लेकिन उस वक्त योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। ऐसे में अखिलेश यादव उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं जिस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव को यादव बनाम गैर यादव की राजनीति की थी। उसी तरह से अखिलेश यादव इस बार भाजपा के खिलाफ जो है ठाकुर बनाम जो है गैर सवर्ण वोटों की राजनीति कर रहे हैं। उसमें वो उनके मतलब मुख्य एजेंडे में ब्राह्मण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो करीब 10% से ऊपर है, जबकि ठाकुर जो वोटर है उसकी संख्या कम है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति और वर्चस्व की जो वो रहा है, उसी का अखिलेश यादव फायदा उठाना चाहते हैं। और तमाम नेता अभी हाल फिलहाल में जिस तरह शामिल हुए हैं ब्राह्मणों के, उसके भी संकेत हैं कि कहीं न कहीं जो ब्राह्मण वोटर है वो काफी जो है एक उम्मीद की तरफ पे अखिलेश यादव भी उससे अपेक्षाएं रखे हैं और वो भी, और अखिलेश के एजेंडा में ब्राह्मण इस बार सर्वोपरि रूप से शामिल है। कबूल जी, आपने यूपी की पॉलिटिक्स को लंबे समय तक देखा है, समझा है। कहा जाता है कि ब्राह्मण वोटर्स भाजपा के साथ बड़ी मजबूती से बने हैं लंबे वक्त से। तो भाजपा सपा को एक खास खांचे में रखकर प्रचारित करती रही है, जिससे ब्राह्मण जो है सपा से जुड़ने में संकोच करते रहे हैं। इस बार ऐसा क्या बदला है जो अखिलेश को ब्राह्मण वोटर्स से इतनी उम्मीदें हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि खासतौर से ब्राह्मण जो वोटर फैक्टर है वो खासतौर से सेंट्रल यूपी में और पूर्वांचल के इलाके में बहुत महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ की वजह से आप अगर योगी आदित्यनाथ की जो राजनीतिक कार्यक्रिया रहा है उसको आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उनका ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति नहीं है और प्योर ठाकुर लीडर के तौर पे उन्होंने ठाकुर नेताओं को राजनीतिक संरक्षण दिया। ब्राह्मणों को लेके थोड़ा सा ब्राह्मण जो है वो कंफर्ट जोन में फील नहीं करता योगी आदित्यनाथ को। यही वजह है कि अखिलेश यादव इसको मौके की नजाकत को समझ रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि भारतीय ब्राह्मण जो वोटर है वो भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है, क्योंकि लेकिन अखिलेश यादव ने एक राजनीति, जैसे मैंने बताया कि अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक एजेंडा इस बार चेंज किया है और वो उत्तर प्रदेश चुनाव को योगी मतलब ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति करेंगे तो ब्राह्मणों का एक जो तबका है, बड़ा तबका है, वो निश्चित तौर पर उनकी तरफ झुकेगा। और क्योंकि वो ये संदेश दे रहे हैं कि जो सरकार है भाजपा की उसमें ब्राह्मणों के साथ तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं, मतलब एक तरह से ब्राह्मण विरोधी करार देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ को है। और ये बात साफ है कि आप पूर्वांचल के किसी भी इलाके में जाएंगे तो एक मैसेज है कि ये सरकार एक तरह से ये हो गया है कि ये ठाकुर परस्त सरकार है और ठाकुर नेताओं को संरक्षण मिला हुआ है, ब्राह्मणों के खिलाफ एक्शन, इस तरह की चीजें हैं और ब्राह्मणों को लगता भी है।
चाहे वो छोटे से प्रधान के चुनाव से लेकर बीडी, खासतौर से अभी जो पंचायत चुनाव, ब्लॉक मुखी, जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें भी ये बातें साफ नजर आई थी। तो यही वजह है कि अखिलेश यादव इस वोट पे खास तौर से काम कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, राजनीतिक समीकरण अभी कैसे हैं? क्या ब्राह्मण मतदाता सपा को एक ऑप्शन के तौर पर देखते भी हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो चुनाव में अखिलेश यादव की पूरी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह चुनाव योगी बनाम अखिलेश यादव रहे, और भाजपा की कोशिश है किसी न किसी तरह से यूपी का चुनाव मोदी बनाम अखिलेश यादव हो जाए, ताकि जो ब्राह्मण और बनाम राजपूत की ठाकुर की जो चुनावी बिसात बिछ रही है, जो एजेंडा सेट किया जा रहा है, उसको काउंटर किया जा सके। अगर और अभी तक अखिलेश यादव इस बीजेपी के ग्रैप में फंसते नजर नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव पूरा फोकस योगी आदित्यनाथ पे कर रखे हैं और उनके तमाम नेता योगी आदित्यनाथ को वो लगातार सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। जैसे कि वो लगातार कह रहे हैं पूर्वांचल में कि आप माफियाओं की लिस्ट जारी कीजिए यूपी के, क्योंकि है उसमें बताएं, उन्होंने तमाम उन नेताओं, उन जिलों का नाम ले रहे हैं जहां पे कहीं ना कहीं ठाकुर बाहुबली है, जिन पे पिछले 5 साल में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, जो चाहे वो विजय मिश्रा या मुख्तार अंसारी या उनके साथ हुई है। तो अखिलेश यादव पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, और अगर अखिलेश इसमें कामयाब रहते हैं आखिरी तक, तो ब्राह्मण जो है बहुत टेक्निकल वोटिंग करेगा और ये बात देखेगा। खासतौर से अगर आप देखेंगे कई ऐसी सीटें हैं पूरब से लेके पश्चिम तक में, जहां पे ब्राह्मण कैंडिडेट अगर सपा से मजबूत कैंडिडेट उतरेगा, तो मुझे लगता है जो सपा का वोट बैंक है, चाहे वो यादव हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, ये तीनों एक मुश्त होकर वोट करेंगे। और ऐसी स्थिति में, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनाव, पूरा अखिलेश यादव इस बार, क्योंकि अभी तक सपा के एजेंडे में ठाकुर हुआ करते थे, ब्राह्मण नहीं होते थे। बसपा में से ज्यादातर ब्राह्मण जीतते थे और सपा से ठाकुर जीते थे, लेकिन इस बार अखिलेश के एजेंडे में ठाकुर की जगह ब्राह्मणों ने ले ली है और पूरा फोकस उन्होंने ब्राह्मण नेताओं के इर्द गिर्द अपने आप को रखा है। तो ये पूरी कोशिश है अखिलेश की, और ये कोशिश अगर आखिरी तक बनी रहती है और इसको बनाए रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है टिकट के वितरण में, अगर मुझे जो लग रहा है कि सपा के एजेंडे में इस बार सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पे ब्राह्मण रहने वाले हैं। अगर ब्राह्मण कैंडिडेट उतरते हैं तो निश्चित तौर पे राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। फर्ज कीजिए कि किसी सुबह जब आप सोकर उठें तो आपके मोबाइल में किसी वेबसाइट का एक लिंक पड़ा हो। आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आपकी बहन, भाभी या मां की तस्वीर किसी अनजान संदिग्ध वेबसाइट पर दिख रही है। वहां उस तस्वीर पर बोलियां लग रही हैं, अपनी पहचान छुपाए हुए लोग नीलामी के लिए कीमत लगा रहे हैं, मजहबी पहचान को गाली दी जा रही है और एक के बाद एक निहायत अश्लील कमेंट्स किए जा रहे हैं। यह आपकी मेंटल स्टेट को कई हफ्तों या शायद महीनों के लिए झकझोर सकता है। और ये कोई बुरा ख्वाब नहीं है, बल्कि हकीकत है। बुल्ली बाई नाम का ऐप मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें इसी तरह नीलाम कर रहा है। कई महिलाओं ने इस बारे में शिकायत की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने गिटहब बुल्ली बाई से कंटेंट हटाने की मांग की। साथ ही ये केस साइबर यूनिट को ट्रांसफर हो चुका है। इस ऐप में ट्विटर, फेसबुक पर तमाम सोशल इश्यूज पर लिखने बोलने वाली 100 महिलाओं को टारगेट किया गया है। इनमें जेएनयू के मिसिंग स्टूडेंट नजीब की मां भी हैं। राहुल गांधी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक कई नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई। ओवैसी ने ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। आज यूपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल किया। सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर को उसके खिलाफ है हम लोग। ये काम नहीं होना चाहिए और ये गलत काम है। सरकार को आखिरकार क्या इंटेलिजेंस सरकार की कर रही है, क्या सोशल मीडिया केवल विपक्षियों के फोन सुनने का काम करेगी। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके से सोशल मीडिया पे किसी भी धर्म का या किसी की भी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, और इसके लिए सरकार को कहीं न कहीं निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार जानती है कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं। हालांकि मामला पहला नहीं है। इससे पहले तकरीबन 6 महीने पहले ऐसा ही हुआ था। एक प्लेटफॉर्म था सुल्ली डील्स, वहां भी यही सब हो रहा था। तब यूपी पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी, दिल्ली पुलिस ने भी की थी, लेकिन उस शिकायत पर एक्शन नहीं लिया गया। आज तक रेडियो से बात की लखनऊ की पत्रकार काविश अजीज लेनिन ने, जो उन्हीं 100 महिलाओं की लिस्ट में शामिल हैं जिनकी तस्वीर बुल्ली बाई ऐप पर नीलाम की गई है। एक्चुअली मैं कवरेज पर थी और मुझे एकदम से फोन आया कि वो काविश अपनी आपका जो है फोटो जो है उस पर जो है डाला गया है बुल्ली बाई ऐप पर। फिर उसके बाद जब मैंने ट्विटर ओपन किया तो वहां पर लोगों ने मुझे इतना टैग कर रखा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
हालांकि फिर उसके बाद ट्विटर पे टीम 7 और जो मेरे और साथी हैं उन्होंने मिल करके उसे रिपोर्ट किया, जिसके बाद जो जहां पर मुझे टैग किया गया तो उसको डिलीट कर दिया गया और फाइनली वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। लेकिन उस अकाउंट का सस्पेंड होना कोई मैटर नहीं करता है। ये पूरी इसमें जो गलती है वो गिटहब की है कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर हमारी तस्वीर की नीलामी कराई, हमें ऑनलाइन बेचा, तो हमें तो जवाब चाहिए। ये उसी का नतीजा है। अगर पिछली बार एक्शन ले लिया गया होता तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते, और चूंकि पिछली बार कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, चीजों को हल्के में लिया गया, इसलिए दोबारा ये हरकत की गई। और सबसे बड़ी बात, इसमें उन मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है जो सरकार से सवाल करती हैं और सभी मुद्दों पर मुखर होकर बोलती हैं। यही कहूंगी कि बिना धर्म देखे हुए सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के नहीं, कभी किसी भी धर्म की किसी भी महिला के साथ ऐसा हो तो प्लीज उस पर आवाज उठाइए और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। इस मामले में अब सियासत गर्मा गई है और विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले पर कहा कि बीजेपी लीडरशिप की ओर से अल्पसंख्यकों के बार बार किए जा रहे अमानवीयकरण का नतीजा है। आखिर क्यों पिछली घटनाओं को नजरअंदाज किया गया? तो पिछले केस और इस बार के केस में फिलहाल पुलिस जांच का अपडेट क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो जांच का हिस्सा हैं, ये जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अरविंद ओझा से। देखिए, जब ये बुल्ली डील्स के बारे में जो एक मुस्लिम महिला पत्रकार हैं उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद से ये मामला लगातार उछला। इस पर जमकर सियासी बयान आए असदुद्दीन ओवैसी के, उसके अलावा जो शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी उनका। उसके बाद जब मामला काफी बढ़ा, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, जो कि वो जांच है अब वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर सेल की यूनिट करेगी। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को बाकायदा लेटर लिखा है और कहा है कि इस तरह के कंटेंट है वो तुरंत हटाए जाए। उसके अलावा वो कौन लोग हैं, जो ट्विटर का पूरा ट्रेल है वो दिल्ली पुलिस ने मांगा है कि सबसे पहले किसने इस ऑब्जेक्शनल चीज को ट्वीट किया है। नंबर 1, सबसे पहले सुल्ली डील्स नाम का एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें जो मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी पिक्चरें लगाई गई थी और ऑनलाइन बोली लगाई जा रही थी, ऐसा आरोप है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 7 जुलाई 2021 को FIR दर्ज की थी, जिसके बाद गिटहब ने बकायदा दिल्ली पुलिस को ये कहा कि हम आपके नोटिस का जवाब नहीं दे सकते, आप बकायदा लीगल प्रोसीजर के थ्रू हमारे पास आइए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बकायदा गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा, उसे हम कहते हैं MLAT यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, और गृह मंत्रालय से आज ही उसका अप्रूवल हुआ है और कुछ देर बाद वो दिल्ली पुलिस को मिल जाएगा, जिसके बाद फिर वो लेटर गिटहब को भेजा जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या गिटहब रिप्लाई करता है, किस तरह का रिस्पांस देता है, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब तक गिटहब जवाब नहीं देता है तब तक ये केस, चाहे वो दोनों ही केस हो, चाहे सुल्ली डील्स हो चाहे बुल्ली बाई हो, वो दोनों केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे नहीं बढ़ सकती। अरविंद, पिछली बार वाले मामले में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, तो ऑफिसर्स इस बारे में कह क्या रहे हैं? क्योंकि बहुत मुमकिन है जो दोषी हों वो देश के बाहर हों। कैसे कार्रवाई होगी, प्रोसेस क्या है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चूंकि ये साइबर से जुड़ा मामला है और कई बार एजेंसियों को ये दिक्कत आती है, कई ऐसे ऐप हैं जो दिल्ली पुलिस की ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं। अगर आपको ट्विटर वाला विवाद हो तो ट्विटर वाले मामले में भी ट्विटर बहुत आसानी से दिल्ली पुलिस को जवाब नहीं देता था। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने बकायदा रेड भी की थी, नोटिस भी दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद बकायदा इंडिया में उनको अपना एक ऑफिसर बैठाना पड़ा था, जो कि बकायदा तमाम जो भारत सरकार या फिर एजेंसी है वो अगर कुछ सवाल जवाब करें तो वो उनका जवाब दे। सिमिलरली जो गिटहब है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो इनकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है और इस वजह से इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत हो रही है। तो जब तक गिटहब वो जवाब नहीं देता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये ग्रुप बनाया, IP एड्रेस और तमाम वो चीजें जब तक दिल्ली पुलिस को नहीं मिलती है तब तक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होगा। जब वो रिप्लाई गिटहब देगा, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी मुमकिन है। लेकिन चूंकि सुल्ली डील्स जो पूरा मामला था आज 6 महीने का हो चुका है था, लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि गृह मंत्रालय से अप्रूवल मिल गया है, लिखने वाले हैं। लेकिन अब बुल्ली बाई की बात करें तो ये भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लगभग इतना ही वक्त लगेगा। तो ऐसे में जांच कैसे और
किस स्तर पर बढ़ेगी ये अपने आप में कहना मुश्किल है। जो आपने पूछा कि गिरफ्तारी कब होगी, दोषी कब पकड़े जाएंगे, तो ये अभी अधर में ही है। अभी ये क्लियर भी नहीं है कि आखिर पहले वो क्लियरिटी जब दिल्ली पुलिस को होगी उसके बाद ही फिर आगे एक्शन लिया जाएगा। अगर वो शख्स इंडिया में बैठा है तो उसके हिसाब से अलग लीगल प्रोसीजर है, अगर वो शख्स इंडिया के बाहर बैठकर इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो उसका लीगल प्रोसीजर अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा। दिन भर में आज इतना ही। कल फिर आज का दिन में आपकी मुलाकात होगी अमन गुप्ता से। अमन गुप्ता की आवाज में आज एक और पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। अफ्रीका में रंगभेद की लड़ाई के नायक रहे डेसमंड टूटू का पिछले दिनों निधन हुआ था। उनके पूरे सफर को बहुत ही सधे हुए ढंग से इस पॉडकास्ट में समेटा गया है। उसको सुनिए, सुनकर कैसा लगा लिखिए या रिकॉर्ड करके बताइए radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303 पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। नमस्कार।